हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आज हम देखेंगे कि यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके उपनाम क्या है। इसके अलावा विश्व के संदर्भ में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यानी जो थार का मरुस्थल है, इसकी स्थिति क्या है। राजस्थान के संदर्भ में स्थिति क्या है और भारत के संदर्भ में स्थिति क्या है, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब चलते हैं, एक एक जानकारी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम देखेंगे आज कि जो थार का मरुस्थल है, इसकी उत्पत्ति हुई थी यानी 35 से 27 करोड़ वर्ष पूर्व। ये एक काल था, एक युग था, उसका नाम था परमो कार्बोनिफेरस काल। सीधा क्वेश्चन आएगा कि परमो कार्बोनिफेरस काल में जो वर्तमान में मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, उसकी जगह पर क्या था? तो उसकी जगह पर था थार यानी विस्तृत समुद्र। यानी आज से 35 से 27 करोड़ वर्ष पूर्व जो थार का मरुस्थल है, उसकी जगह पर क्या था? विस्तृत समुद्र था। जो किस काल में था? परमो कार्बोनिफेरस काल में। अगला आता है, दूसरा काल आता है जुरासिक से इयोसिन काल, जो 18 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व का काल है। इस काल में धरातल में हलचल प्रारंभ हो गई। यानी धरातल में हलचल प्रारंभ कब हुई है? 18 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व, जुरासिक से इयोसिन काल। जुरासिक काल में थार के मरुस्थल के डायनासोर के प्रमाण मिलते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि जुरासिक काल में जो थार का मरुस्थल है, उसमें क्या प्रक्रिया चालू हुई है? तो ये हुई है धरातल में हलचल प्रारंभ। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है 10 लाख वर्ष पूर्व, यानी जो थार का मरुस्थल है, इसमें 10 लाख वर्ष पूर्व में एक काल था, उसका नाम था प्लीस्टोसिन काल। प्लीस्टोसिन काल में जो 10 लाख वर्ष पूर्व का है, जिसमें मानव का विकास हुआ या मानव की उत्पत्ति हुई। यानी मानव ने सर्वप्रथम कदम कब रखा और कौन से युग में रखा? तो उस युग का नाम है प्लीस्टोसिन काल। सीधा क्वेश्चन आएगा कि मानव ने सर्वप्रथम थार के मरुस्थल पर कदम कब रखा और उसका विकास कब से हुआ? तो प्लीस्टोसिन काल में। और प्लीस्टोसिन काल कब का है? 10 लाख वर्ष पूर्व का है। अगली तिथि आती है यानी 4000 से 1000 ईस्वी पूर्व जो काल आया, उसका नाम था होलोसिन काल। और होलोसिन काल में यह पूर्ण तब्दील हो गया किसमें? थार के मरुस्थल में। एक बार देख लेते हैं सबको। यानी सबसे पहला जो काल आया, उसका नाम था, सबसे पहला काल, उसका नाम था परमो कार्बन फेरस काल। परमो कार्बन फेरस काल। दूसरा काल आया था, उसका नाम था जुरासिक से इयोसिन काल। इसके बाद में जो तीसरा काल आया था, उसका नाम था प्लेस्टोसिन काल। और चौथा होलोसिन काल। इसमें अलग अलग स्थिति हुई। यानी जो पहला काल आया था परमो कार्बन फेरस काल, उसमें यहाँ समुद्र था। इसके अलावा जुरासिक काल में धरातल में हलचल प्रारंभ हो गई। अगला आता है जो प्लेस्टोसिन काल था, उसमें मानव का विकास प्रारंभ हो गया। और होलोसिन काल में यह पूर्णतः मरुस्थल में तब्दील हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि जो तैतीस सागर है, जिस जगह पर आज थार का मरुस्थल है, उस जगह पर पहले क्या था? तैतीस सागर। तैतीस सागर के जल के सूखने या जल के पीछे सरकने के कारण मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ, इसलिए इसे तैतीस सागर का अवशेष कहा जाते हैं। तैतीस सागर, तैतीस सागर के स्थान पर समुद्र था और समुद्र के सूखने से यह मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ, इसलिए इसे तैतीस सागर का अवशेष कहा जाते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है जो थार का मरुस्थल है, इसके उपनाम क्या क्या हैं? अब देखते हैं। सबसे पहले उपनाम है थार का मरुस्थल। यानी थार का मरुस्थल नाम यानी रेगिस्तान अलग हो गया, थार मरुस्थल अलग हो गया, चोलिस्तान अलग हो गया, थली मरुस्थल हो गया। तो अलग अलग नाम मिलते हैं। सबसे पहला नाम जो मिलता है, उसका नाम है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल ये पाकिस्तान के थार पारबक नामक जिले के कारण इसका नाम थार मरुस्थल रखा गया। दूसरा आता है चोलिस्तान। दूसरा आता है चोलिस्तान यानी पाकिस्तान में थार पार कर, पाकिस्तान में थार मरुस्थल है, इसका स्थानीय नाम क्या है? चोलिस्तान। सीधा क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान में स्थानीय भाषा या स्थानीय नाम में थार मरुस्थल का क्या नाम मिलता है? तो चोलिस्तान। उसी प्रकार जिस प्रकार पाकिस्तान में थार मरुस्थल का नाम चोलिस्तान मिलता है, तो भारत में थार मरुस्थल का स्थानीय नाम मिलता है रेगिस्तान। तो भारत में तो मिलता है
रेगिस्तान, जबकि पाकिस्तान में मिलता है चोलिस्तान। अगला आता है थली मरुस्थल, यानी भारत में देख लिया, पाकिस्तान में देख लिया। अब देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में थली मरुस्थल है। राजस्थान में थली मरुस्थल नाम से थार मरुस्थल का नाम स्थानीय नाम, यानी थार, यानी राजस्थान में थार मरुस्थल का स्थानीय नाम क्या मिलता है? तो थली मरुस्थल। अगला आता है, ये थार मरुस्थल का नाम आता है मरुकांतार। मरुकांतार वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी रामायण में थार मरुस्थल का नाम मरुकांतार की संज्ञा दी है। तो ये नाम हो गए, क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। सबसे पहला नाम है, सबसे पहला जो नाम है वो नाम है थार मरुस्थल, जो पाकिस्तान के थार परगना में जिले के कारण। दूसरा है चोलिस्तान, जो पाकिस्तान के थार मरुस्थल का स्थानीय नाम है चोलिस्तान। दूसरा नाम आता है रेगिस्तान, जो भारत में थार मरुस्थल का स्थानीय नाम है। और थली मरुस्थल राजस्थान के थार मरुस्थल का स्थानीय नाम। मरुकांतार वाल्मीकि ने थार के मरुस्थल को मरुकांतार की संज्ञा दी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर राजस्थान में एक नाम मिलता है, उसका नाम है थली प्रदेश। थली प्रदेश क्या किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में उच्च भूमि, यानी मरुस्थलीय प्रदेश में इसमें उच्च भूमि है। उच्च भूमि को स्थानीय भाषा में थली प्रदेश कहा जाता है। और थली प्रदेश का विस्तार चूरू और बीकानेर जिले में फैला है। सीधा क्वेश्चन आएगा, जो थली प्रदेश राजस्थान में कौन कौन जिलों में है? तो चूरू और बीकानेर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर हम देखेंगे विश्व के संदर्भ में, यानी विश्व के संदर्भ में जो थार का मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो विश्व के संदर्भ में देखें तो थार का मरुस्थल अफ्रीका में एक मरुस्थल है, उसका नाम है ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका। ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का क्या है? पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी भाग है। ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल के पूर्वी भाग थार का मरुस्थल का हिस्सा है। यानी जो थार का मरुस्थल है वो अफ्रीका के ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का हिस्सा है। इसके बाद में, यानी थार का मरुस्थल की विशेषता यह है कि यह विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उसमें सबसे ज्यादा आबादी वाला, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला थार का मरुस्थल है। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, जो पेड़ पौधे वनस्पति वाला अगर मरुस्थल देखें तो वह थार का मरुस्थल है। अगला आता है थार का मरुस्थल दो देशों में फैला हुआ है। पहला देश है भारत, दूसरा है पाकिस्तान। भारत में देखें थार का मरुस्थल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 85%। दूसरा आता है पाकिस्तान में कितना है? तो 15%। क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। यानी क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आएगा, जो थार का मरुस्थल है वो किसका हिस्सा है? ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा हो गया? थार का मरुस्थल हो गया। और यह भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत में 85% है, पाकिस्तान में 15%। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं कि भारत में 85% है, पाकिस्तान में कितना है? 15%। भारत में इसे कहा जाता है रेगिस्तान, पाकिस्तान में इसे कहा जाता है चोलिस्तान। इसके अलावा भारत के 4 राज्य हैं, भारत के 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पंजाब। पंजाब में कितना परसेंट? 8%। यानी 85% में से 8% हिस्सा किसका है? पंजाब में। हरियाणा में कितना है? 6%। राजस्थान में सबसे अधिक कितना है? राजस्थान में 58% है। और गुजरात में 13% है। तो सर्वाधिक मरुस्थल अगर भारत के 4 राज्यों में देखिए तो सर्वाधिक किसमें हो गया? तो राजस्थान में। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में थार का मरुस्थल का कितना प्रतिशत है? तो 58% है। अगला आता है, जो राजस्थान में मरुस्थलीय, जो राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, तो भारत के थार मरुस्थल या भारत के महान मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। ये कहना यह चाहता है कि जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है वो भारत के थार मरुस्थल का मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। या जिस प्रकार राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं, उसी प्रकार भारत में भी 5 भौतिक प्रदेशों में से एक भौतिक प्रदेश, जिसका नाम है भारत का महान मरुस्थलीय प्रदेश, तो उसका हिस्सा है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर है, राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं। राजस्थान के संदर्भ में सारी विशेषता देखते हैं। भौगोलिक स्थिति देखें। सबसे पहले देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका विस्तार अक्षांशीय आधार पर देखें 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। जबकि ये तो राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार हो गया, जबकि अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का देखें तो राजस्थान का है 23 डिग्री। राजस्थान का है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है।
अगला देखते हैं, यानी जो थार का मरुस्थल है उसका राजस्थान मरुस्थलीय विस्तार कितना है। तो देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर या 74 डिग्री, इनमें से कोई सा ऑप्शन में आ सकते हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 70 डिग्री 45 मिनट है, जबकि राजस्थान में देशांतरी विस्तार देख, राजस्थान का देशांतरी विस्तार वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच राजस्थान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर कहता है राजस्थान में जो थार मरुस्थल है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो थार मरुस्थल का भौगोलिक क्षेत्रफल देखें, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल, प्रशासनिक क्षेत्रफल और मैदानी क्षेत्रफल ये अलग अलग हैं। तो भौगोलिक क्षेत्रफल है 2,09,042 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा आता है प्रशासनिक क्षेत्रफल। प्रशासनिक क्षेत्रफल कितना है 2,13,788 वर्ग किलोमीटर। और मैदानी क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जो एग्जाम में यही ऑप्शन में ज्यादा आता है। तो ऑप्शन में तीनों में से कोई सा भी आ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यही आने की संभावना रही है 1,75,000। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पश्चिम मरुस्थल का विस्तार है। कि राजस्थान के क्षेत्रफल है उस पर कितना प्रतिशत मरुस्थल का विस्तार है। तो है 61.11%। 61.11% भाग पर राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% भाग पर मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। अगला आता है राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करते हैं। तो 40% जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो 640 किलोमीटर है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 300 किलोमीटर है, यानी इसकी लंबाई तो है ज्यादा जबकि चौड़ाई है कम। अगला आता है राजस्थान के संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश की औसत ऊंचाई देखें तो 240 किलोमीटर है। 240 मीटर 240 मीटर है 240 मीटर। इसके बाद में यानी क्वेश्चन आएगा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई 640 मीटर 640 किलोमीटर। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है, जबकि औसत ऊंचाई कितनी है 250 मीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर देखते हैं कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें वर्षा कितनी होती है 0 से 40 सेंटीमीटर, यानी कम वर्षा होती है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में 0 से 40 सेमी के बीच में। सिंचाई के क्या साधन है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में सिंचाई के साधन क्या है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में सिंचाई के साधन नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, या नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई कौन कौन जिलों में की जाती है। तो पहला जिला आता है गंगानगर, दूसरा आता है हनुमानगढ़। गंगानगर में जो नहर आती है उसका नाम है गंगा नहर, जबकि हनुमानगढ़ में जो नहर आती है उसका नाम है IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो दो नहर आती है गंगानगर हनुमानगढ़ में, एक तो गंगा नहर, दूसरी आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो राजस्थान में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित जिले कौन कौन से हो गए, एक तो गंगानगर हो गया, दूसरा हो गया हनुमानगढ़। अगला आता है कि जो थार का मरुस्थल है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें मृदा कौन सी है। इसमें बालू मृदा, इसका दूसरा नाम बलुई मृदा, इसे मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है, इसे रेतीली मृदा कहा जाता है। और वैज्ञानिक आधार पर देखें तो एंटीसोल्स या एरिडिसोल्स। तो ये मृदा होगी बालू मृदा, मरुस्थलीय मृदा, बलुई मृदा, रेतीली मृदा। और यहाँ कौन कौन सी फसल का उत्पादन होता है। यहाँ होता है बाजरा का होता है, ज्वार का होता है, ग्वार, मूंग, मोठ, इसके बाद चना, जीरा, मूंगफली, तिल और मोटे अनाज, यानी मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। तो पश्चिमी राजस्थान में होता है, जैसे बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी राजस्थान में होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे आता है कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो उसमें जो वनस्पति पाई जाती है उसका नाम है मरुदभिद या जीरोफाइट। मरुदभिद या जीरोफाइट वनस्पति जो छोटे छोटे कांटोदार छोटी छोटी पत्तियों वाली होती है और जिनकी जड़ें पृथ्वी का बहुत नीचे तक जाती हैं, तो मरुदभिद वनस्पति होती है। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। मरुदभिद वनस्पति के उदाहरण हो गए, यानी वनस्पति के उदाहरण हो गए खेजड़ी, बबूल, खेर, बेर, नागफनी, ग्वारपाठा, रोहिड़ा, आंक। यानी वनस्पति होगी खेजड़ी, बबूल, खेर, बेर, नागफनी, ग्वारपाठा, रोहिड़ा, आंक आदि। और यहाँ जो थार का मरुस्थल है उसमें घास कौन सी पाई जाती है। यहाँ घास पाई जाती है सेवण घास, दामन घास,
मुरात घास, अंजन घास, जो मोचिया घास, ओलीबेरी घास, सेवन घास है। सेवन घास में राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन पाए जाते हैं। आगे आता है प्रमुख जीव जंतु, यानी यहाँ कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। यानी एक जीव जंतु पाया जाता है, उसका नाम है डेजर्ट केट। डेजर्ट यानी रेगिस्तानी बिल्ली, रेगिस्तानी फॉक्स। इसके बाद में डेजर्ट फिश, चिंकारा, ऊंट, भेड़, बकरी, नीलगाय, गोडावन पक्षी, रेत का तीतर, काला तीतर। तो प्रमुख जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, यानी डेजर्ट केट, रेगिस्तानी बिल्ली, रेगिस्तानी लोमड़ी यानी रेगिस्तानी मछली, जो रेगिस्तान रेत के तिल रेत में जिस प्रकार पानी में तैरती है उसी प्रकार रेत में तैरती हैं। चिंकारा, ऊंट, भेड़, ये सभी प्रमुख जीव जंतु पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थारक मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला आता है कि प्रमुख गोवंश कौन कौन से हैं। प्रमुख गोवंश एक तो थारपारकर गाय की नस्लें, साहिवाल, राठी, कोकरेज, सांचोरी और नागौरी नस्ल पाई जाती हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है जो थारक मरुस्थल है उसमें हम देखते हैं कि एक लाठी सीरीज क्षेत्र है। लाठी सीरीज क्षेत्र या ये किसका अवशेष है, ये सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र को। क्वेश्चन आता है कि लाठी सीरीज क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो सरस्वती नदी पूर्व में बहती थी, जो वर्तमान में इसका घग्गर नदी ने रूप ले लिया है। इसका बहाव क्षेत्र लाठी सीरीज क्षेत्र कहलाता है। सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र लाठी सीरीज क्षेत्र कहलाता है और इसका विस्तार पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ तक है, यानी पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ तक है। और लाठी सीरीज की लंबाई देखें लगभग कितनी है, तो लगभग 60 किलोमीटर है। और यह भूगर्भीय एक जलपट्टी है। लाठी सीरीज क्या है, एक भूगर्भीय जलपट्टी है जो पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ तक स्थित है। और इसमें कौन सी घास पाई जाती है, तो सेवन घास, यानी सेवन घास पाई जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम लस्सीयूरुस सिडिकुस है। और इस क्षेत्र में लाठी सीरीज क्षेत्र में ही एक नलकूप है, उसका नाम है चांदन नलकूप, जिसे राजस्थान का थारका घड़ा कहा जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि राजस्थान के पश्चिमी जिले कितने हैं, यानी राजस्थान में वर्तमान में पश्चिमी जिले कितने हैं, 17 जिले। जबकि राजस्थान के मरुस्थलीय जिले कितने हैं, यानी राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थलीय जिले कितने हैं, 16 जिले, सुरई को छोड़कर। तो ये था आज का टॉपिक, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में जानकारी। कैसा लगा हमारा टॉपिक, हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी गटरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।